हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर वापस आ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हमने 2 क्लास देखा हुआ था। तो आज इस क्लास में हम लोग वेग की सांद्रता पर निर्भरता की चर्चा करेंगे। वेग की सांद्रता पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता पर हम वेग का जो होगा निर्भरता, अर्थात वेग किस तरह से निर्भर करता है सांद्रता पर। सांद्रता कहे जाने का मतलब यह हुआ कि अभिकारकों की सांद्रता कैसी है, उस हिसाब से, उस अनुसार से वेग उस पर निर्भर करता है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता से किस प्रकार संबंधित होता है, किस तरह से जुड़ा होता है, इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बता दें, उसके बाद हम लोग इसके नियम पर आएंगे। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अभिकारकों का उपयोग होता है, अर्थात अभिकारक धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, उसका उपयोग होता जाता है और उत्पाद धीरे धीरे बनते जाता है। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऐसा होता है कि अभिकारकों का उपयोग होना और उत्पाद का बनना। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि अभिकारकों की सांद्रता अर्थात मोलर सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की मोलर सांद्रता में वृद्धि होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उसकी सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहा जाता है। तो इस बात को फिर से सुन लेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बारे में हम फिर से बता दें आपको कि हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग और सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम दिया गया है। यानी जिससे कि अभी हमने जो कहा बात कि वेग सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है और उसकी सांद्रता में एक रिलेशन हम दिखाएंगे, और जिस नियम के तहत ऐसा हम लोग करेंगे उसे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब इस नियम का प्रतिपादन किया गया था नॉर्वे के वैज्ञानिक द्वारा, गुलडर्ग और वेज। तो आप नाम याद रखेंगे, गुलडर्ग और वेज द्वारा यह नियम का प्रतिपादन किया गया था। गुलडर्ग और वेज जो कि नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं। कहां के वैज्ञानिक? तो ये नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं। और यह इस नियम का प्रतिपादन जो है 1864 में किया गया था। यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम 1864 में आया था। तो फिर से आप सुन लेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता पर संबंधित होता है, उसकी सांद्रता से संबंधित होता है। इसके लिए जिस नियम का प्रतिपादन किया गया उसे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन 1864 में गुलडर्ग और वेज के द्वारा किया गया था, जो कि नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं। अब उन्होंने इस नियम के बारे में क्या बताया, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वेग की सांद्रता पर निर्भरता के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है, आइए देखते हैं। किसी दिए गए ताप पर, यानी एक निश्चित ताप पर, एक डिफिनिट टेम्परेचर होगा, उस पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी एक निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्री गुणांक नामक एक आंकिक गुणक की घात से युक्त मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। आप एक एक बात को यहां पर समझेंगे कि दिए गए ताप पर, ताप आपका डिफिनिट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का हम वेग निकालना चाहते हैं, यानी वेग का निर्धारण करना चाहते हैं, दर का निर्धारण करना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नामक एक आंकिक गुणक की घात से युक्त
मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, आप ये कहेंगे क्या किसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है? तो एक हम रिएक्शन लिखते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया AA प्लस BB प्लस CC प्रोडक्ट के लिए, आइए आप ध्यान देंगे, एक हमारा रिएक्शन है AA प्लस BB प्लस CC। यहां पर आप ए छोटी है, स्मॉल लेटर है, ये बड़ी लेटर में है, तो आप ये देख रहे हैं। तो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, यदि यह रिएक्शन, आप यहां क्या देख पा रहे हैं, रिएक्शन है ये आपको एक रासायनिक अभिक्रिया, इस रिएक्शन को आप देख पा रहे हैं। यदि ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, यदि यह एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उस स्थिति में A का गुणांक अर्थात A, B और C, A, B और C, यहां पर आप देख रहे हैं A, B और C, इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। यहां पर एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए, एक संतुलित रासायनिक जो समीकरण आपके सामने है, यहां पर A का गुणांक आप देख रहे हैं छोटी a है, B का गुणांक क्या है छोटी b, और C का गुणांक क्या है छोटी c। तो आप यहां पर देख पा सकते हैं यहां A, B और ये C, यानी A, B तथा C आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं इस तरह से, तो एक साधारण हम रिएक्शन दे सकते हैं, एक साधारण अभिक्रिया। मान लीजिए कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या कि Na प्लस HCl 2Na प्लस 2HCl NaCl प्लस H2। तो आप यहां पर देखेंगे Na के आगे में 2 है, HCl के आगे में भी 2 है, तो ये Na के लिए Na का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया 2, HCl का भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना हो गया 2। उसी तरह से एक सामान्य अभिक्रिया AA, BB, CC के लिए यदि आप A का गुणांक A हुआ, B का गुणांक छोटी b और C का गुणांक छोटी c, तो छोटी a, छोटी b और छोटी c स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। अब जो अभी हमने लिखा हुआ है उस पर आप आएंगे, तो अब उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो रूल है, अब रूल पर आते हैं हम लोग फिर से वापिस। तो देखिए क्या है, किसी दिए गए ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नामक एक आंशिक गुणक की घात से युक्त मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम जब इसकी व्याख्या करेंगे, इस आधार पर जब इसको हम दिखाएंगे, तब क्या हो जाएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, इसलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से जो नियम दिया गया है किसके द्वारा, गुल्डर्ग और बेज के द्वारा दिया गया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो गुल्डर्ग और बेज के द्वारा दिया गया है, उस नियम से अभिक्रिया वेग क्या होगा। अभिक्रिया वेग के बारे में फिर से हम यहां पर आते हैं। अभिक्रिया वेग क्या कहा गया है, किसी दिए गए ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नामक एक आंशिक गुणक की घात से युक्त मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ऐसा कहा गया, अनुक्रमानुपाती होगा, तभी क्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी अनुक्रमानुपाती किसके, तो मोलर सांद्रता के। किसका मोलर सांद्रता, ए को ऐसे मोलर सांद्रता के लिए हम लोग जैसे ए लिखते हैं तो केवल ए हो गया अभिकारक, इसकी मोलर सांद्रता यदि व्यक्त करेंगे तो इसको बड़ी कोष्टक में लिखा जाना है। तो मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, देखिए यहां क्या है, मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, तो मोलर सांद्रता का गुणनफल आपका अभिकारक है ए, बी और सी, तो मोलर सांद्रता हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। और क्या कहा जा रहा है,
स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होगा वो उसका क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। घात मतलब पावर। तो आप उसको किस रूप में दिखाएंगे, तो इस तरह से दिखाएंगे। हो गया स्पष्ट। तो किस तरह से हो गया, अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। इस तरह से अभिक्रिया वेग का निर्धारण होता है इस रूल के तहत, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जो दिया गया किसके द्वारा, गुल्डर्ग और बेज के द्वारा 1864 में, जो नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। इस नियम के आधार पर हमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो आपके सामने है। वो है अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। याद रखेंगे, इसको पढ़ने का तरीका भी मालूम होना चाहिए सही तरीके से। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो हम क्या करते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या कि इसके बाद समानुपातिक चिन्ह को हटाना है हमें। अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा तब, अभिक्रिया वेग इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। अभिक्रिया वेग क्या हो गया, अर्थात अभिक्रिया वेग, हम समानुपातिक चिन्ह को बराबर में बदल रहे हैं तो एक नियतांक रख रहे हैं। तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। इस तरह से ये आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया फाइनल आपको अभिक्रिया वेग बराबर। ठीक, तो आप यहां पर एक बात नोट कर लें कि क्या हो गया, आपको एक स्थिरांक हो गया, जिसको हम लोग स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। यानी ये क्या हो गया आपको, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो K बराबर क्या हो गया आपको, एक स्थिरांक कह सकते हैं या वेग स्थिरांक कहते हैं या रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया वेग जो इस तरह से प्रदर्शित हुआ, ठीक, तो यह जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ, आपके सामने समीकरण दिख रहा है, यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या, अभिक्रिया वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। यह जो प्राप्त हुआ, ठीक है, इसे हम लोग वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है, वेग समीकरण कहते हैं, रेट इक्वेशन कहते हैं, रेट इक्वेशन कहा जाता है, या इसे हम लोग अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। वेग समीकरण या क्या कहेंगे, अवकल वेग समीकरण। क्या कहलाएगा, अवकल वेग समीकरण। तो इस तरह से क्या हो गया, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाला जो यह समीकरण होगा, इसे हम क्या कहेंगे, अवकल वेग समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं, या इसको आप ऐसे लिखेंगे, और इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। तो इसको क्या कहा जाएगा, इंटीग्रल रेट इक्वेशन कहेंगे। तो अभिक्रिया वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C होता है। मान लेते हैं हम, माना कि प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता, प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, 1 मोल प्रति लीटर है। मान लेते हैं प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर है। तो इस स्थिति में
तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर, ध्यान देंगे, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर K इंटू एक की मोलर सांद्रता, क्योंकि प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एक है, तो हमने K के जगह एक के जगह पर क्या लिखा, एक लिखा, गुना एक उस पर पावर B गुना एक उस पर पावर C, तो क्या हो जाएगा K इंटू एक पर कितना भी पावर देंगे तो एक ही होगा, एक गुना एक बराबर K। तो आप क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया वेग किसके बराबर हो गया, K के बराबर। K को हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। K क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। तो अभिक्रिया वेग किसके बराबर हो गया, वेग स्थिरांक के, लेकिन कब, अभिक्रिया वेग वेग स्थिरांक के बराबर हुआ तब जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर हो। इस तरह से हम अभिक्रिया वेग में जो आया एक फैक्टर वेग स्थिरांक, उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा। ठीक, तो वेग स्थिरांक को हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, किसको परिभाषित किया जा रहा है, वेग स्थिरांक को, रेट कांस्टेंट को आप परिभाषित कीजिए। रेट कांस्टेंट को हम परिभाषित करने वाले हैं, क्या होता है रेट कांस्टेंट। ठीक, तो वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग होता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, यानी वेग स्थिरांक को हमने परिभाषित कर लिया, K को हमने परिभाषित कर लिया। क्या वेग स्थिरांक क्या है, एक तरह से अभिक्रिया वेग ही है। वेग स्थिरांक क्या है, वाकई में अभिक्रिया वेग है। कब, लेकिन शर्त कब, जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, तब ही ऐसा होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि अभिकारक की मोलर सांद्रता यदि अलग अलग है, डिफरेंट है, कुछ एक के अलावे वैल्यू है, तो आप तब ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अभिकारक की जो होनी चाहिए ना मोलर सांद्रता, हमेशा 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, तब वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग, तो वेग स्थिरांक को अभी हमने प्राप्त कर लिया है, तो अब हम वेग स्थिरांक के गुण की चर्चा करते हैं। तो वेग स्थिरांक अर्थात K का क्या गुण होना चाहिए, आइए उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वेग स्थिरांक की क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या विशेषता है। आइए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यदि वेग स्थिरांक का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा, वेग स्थिरांक कम है अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। दूसरा पॉइंट इसका, किसी ताप पर प्रत्येक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निश्चित होता है। एक बात याद रखेंगे, एक नियत ताप पर यदि आप ताप को निश्चित मानकर चलते हैं तो प्रत्येक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा, रेट कांस्टेंट होगा, K का जो मान होगा वो डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। यानी किसी ताप पर प्रत्येक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियत होता है, डिफिनिट होता है। एक ही अभिक्रिया के लिए यदि आप इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं, एक ही अभिक्रिया के लिए यदि आप तापमान में चेंजिंग करेंगे ना, तापमान में परिवर्तन करेंगे ना, तो वेग स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। हाँ, तो अभी ऊपर वाला बात देखिए, हमने कहा कि ताप को नियत रखेंगे तो वेग स्थिरांक नियत रहेगा, लेकिन एक ही अभिक्रिया, हम डिफरेंट अभिक्रिया की बात भी नहीं कर रहे हैं, एक ही अभिक्रिया के लिए यदि आप ताप में चेंजिंग कर देते हैं तो
अभिक्रिया वेग का जो स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। यानी ताप में चेंजिंग आया, टेम्परेचर में चेंजिंग, तो साथ ही साथ रेट कांस्टेंट में भी चेंजिंग होगा। वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता से मुक्त होता है। और एक बात, ताप से जरूर ये रिलेटेड होता है, ताप पर हमने चर्चा किया है, ताप से मतलब रखता है ये, लेकिन वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता से बिल्कुल मुक्त होता है, अर्थात उसको अभिकारक की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। अभिकारक की सांद्रता कितनी है, वेग स्थिरांक उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, ये उससे फ्री होता है। और लास्ट इसका जो गुण है, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है अभिक्रिया की कोटि पर, अभी हमने कोटि पर स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है हम इसको समझेंगे बाद में, अगले क्लास में हम लोग अभिक्रिया की कोटि पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो फिलहाल आपको ये समझना क्या, अभिक्रिया की कोटि पर ये डिपेंड करता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये बाद में समझेंगे हम लोग, लेकिन वेग स्थिरांक किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करता है। यदि डिपेंड करने की बात कीजिएगा, ठीक, तो रेट कांस्टेंट आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित किया, ताप पर प्रभावित हुआ, लेकिन नहीं प्रभावित हुआ तो किससे, अभिकारकों की मोलर सांद्रता से। तो इस तरह से हमारा रेट कांस्टेंट कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम उस बात को पहले दोहराते हैं। अभी जो आपने पढ़ा जितना भी, ये था आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर आपने जानकारी प्राप्त की। अगले क्लास में हम लोग जो नई जानकारी प्राप्त करेंगे वो वेग नियम के आधार पर अभिक्रिया का वेग प्राप्त करेंगे। अभी हमने अभिक्रिया का वेग प्राप्त किया था किस आधार पर, अभिक्रिया का वेग अभी प्राप्त किया था हमने गुल्डर्ग और बेज के द्वारा प्रतिपादित द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। अगले क्लास में हम लोग इसी अभिक्रिया वेग को प्राप्त करेंगे वेग नियम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।